सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो। और आज हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने ऑथर यानी जिन्होंने ये कविता लिखी, कवि के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम वैल्यू पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इस पोएम में हमें क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स या वैल्यू कीज हमको मिली। उसके बाद हम इस चैप्टर की, इस पोएम की पूरी फुल समरी जो है वो लेंगे। तो बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने कवि थे, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ, अमेरिका में। वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है। इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो जब पब्लिश हुआ न्यू हैम्पशायर में 1923 में, तो उनको दिस कलेक्शन गिव हिम अ पुलित्जर प्राइज, जिसके कारण उनको पुलित्जर प्राइज भी मिला। अगर पूछा जाए कि पुलित्जर प्राइज क्या होता है, तो ये एक अवार्ड होता है जो दिया जाता है जब आप बहुत बेस्ट करते हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो लिटरेचर हो, या फिर म्यूजिक हो। उसमें अगर आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट दिया है तो उनके लिए ये पुलित्जर प्राइज जो है वो दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हम इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम की। ठीक है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ये अमेरिका के बहुत ही जाने माने कवि होने के साथ साथ एक बहुत ही प्रकृति प्रेमी कवि, और उन्होंने कविता में ऐसे मोमेंट के बारे में बताया है जो है तो बहुत आम, मतलब बहुत कॉमन सी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये जो पोयम है एक सिंबॉलिक पोयम है। कैसी है? सिंबॉलिक। थोड़ा सा मे भी इसको हमें डिटेल में समझना चाहिए, क्योंकि आगे जब और चीजें आएगी तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएगी। तो अभी हम इसको आगे और लेंगे डिटेल में। तो पहले लिख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज सिंबॉलिज्म, सो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सी अ हार्ट? ठीक है, जब आप एक हार्ट देखते हो तो क्या सोचते हो? When most of people see a heart, they think of love. Heart are all over Valentine's Day card and greeting card, and they were often used to replace the word love. Love means heart. When people write "I love you," हम अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं, हम अपने भाई बहनों को भी बोलते हैं, जिससे भी हम प्रेम करते हैं। ठीक है। ये वर्ड एक कॉमन वर्ड है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में उस समय जो वर्ड इमेज आती है वो एक हार्ट की आती है। वाई डू पीपल थिंक ऑफ लव एनी टाइम व्हेन दे सी अ हार्ट? ठीक है, जब भी हमें हार्ट दिखता है तो हमारे दिमाग में जो वर्ड उसके लिए आता है वो है लव। इट्स बिकॉज सिंबॉलिज्म। ये सब किसके कारण है? ये एक सिंबल है, एक वर्ड को हमने सिंबल दिया है, किसका? हार्ट का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? Symbolism is when one idea, feeling, emotion, और अदर कॉन्सेप्ट और बाकी सारी चीजें भी हो सकती हैं, is represented by something else, लाइक हम उसको पिक्चर के थ्रू भी सिंबल दर्शा सकते हैं। ठीक है। या फिर सिंबल या फिर किसी आइकन के थ्रू भी उसको बता सकते हैं। कलर्स के थ्रू भी हम उसको बता सकते हैं। साउंड के थ्रू भी हम उसको बता सकते हैं। कैरेक्टर कैरेक्टर या फिर किसी पर्सन के थ्रू भी हम उसको बता सकते हैं।
प्लेस के थ्रू भी हम बता सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम उसको बता सकते हैं। सो सो सिंबल जो होते हैं, सिंबल, ठीक है, रिफ्लेक्ट द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ द पिक्चर, ऑब्जेक्ट, कलर, और जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कलर, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि फिगरेटिव का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, हम इसको भी लिख लेते हैं ताकि आगे आने वाली पोएम में जो है आप अटकोगे नहीं, आपको बहुत अच्छे से वो जो है समझ में आ जाएगी। फिगरेटिव मीनिंग इज when a word is used to mean या फिर और represent something other than its typical definition। यानी फिगरेटिव का मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी वर्ड को यूज करते हैं उसका मीनिंग या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसका टिपिकल डेफिनेशन से थोड़ा अलग होता है। कि हार्ट का जो हमने मीनिंग देखा तो उसका एक टिपिकल डेफिनेशन की जगह उसका मीनिंग हमने किससे रिप्लेस किया? लव से। तो ये मतलब था कि ये एक जो पोएम है वो एक कैसी पोएम है? एक सिंबॉलिक, बहुत ज्यादा सिंबॉलिक पोएम है। ठीक है, तो एक दिन जो कवि थे बहुत ही बोलते डिप्रेस्ड मूड में थे, बहुत ही हताशा भरे मूड में थे, लेकिन एक पेड़ के पास उनके साथ एक बहुत ही प्यारी घटना घटी, प्लीजेंट थिंग उनके साथ हुई, और जिस कारण उस घटना ने जो कवि थे उनके मूड में बदलाव कर दिया। यानी वो जो सुबह से खराब मूड में थे वो कुछ ऐसा इस पेड़ के पास हुआ जिससे उनका मूड जो है वो बदल दिया और बाकी का जो दिन था वो खराब होने से उनके बच गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डस्ट एंड स्नो जो हमारी पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, तो डस्ट एंड स्नो का जो सेंट्रल आइडिया है वो है कि किसी के भी जीवन का एक अच्छा समय हो सकता है, गुड टाइम, और एक बुरा समय आता है, बैड टाइम। ठीक है, कि किसी के जीवन का एक सबसे बुरा दिन या एक समय, बुरा दिन या सबसे अच्छा समय होता है, तो यहाँ पर बुरे दिन की बात की गई है, लेकिन थोड़ी सी अगर उसमें अच्छी बात मिला दी जाए, ठीक है, तो वो उस टाइम को, बुरे समय को बहुत ही आश्चर्यजनक बना सकती है। यहाँ पर ये जो क्रो है, ये जो हैमलॉक ट्री है, और ये जो डस्ट की जो स्नो है, ये कुछ बुरे साइन है जो आमतौर पर लोग मानते हैं कि कुछ उनके साथ बुरा होने वाला है। ठीक है, जब हमने पोएम स्टार्ट की थी तो हमें लगता था कि कवि जो है, जिसने ये इस कविता के जो कवि है वो पहले से ही परेशान है, और यही कारण था कि वो बर्फ में भटकने के लिए अपने घर से दूर आ गए थे। लेकिन एक बार जब वो पेड़ के पास खड़े थे निकलते हुए, तो जब कौवा जो है, क्रो जो है, उस ट्री को हिलाता है तो बर्फ की कुछ धूल, कुछ डस्ट उसके ऊपर गिर जाती है, जो कि ये घटना उसको बहुत खुश करती है। ये जो पोएम है ये हमको ये भी मैसेज देती है, ये भी संदेश देती है कि इंसान को बुरे में भी अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव, या फिर कह सकते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हमें अपने जीवन में भी अपने जो बुरा टाइम है उसमें कुछ अच्छा खोजना चाहिए। तो ये था एक सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। तो अब बात करते हैं इसके वैल्यू पॉइंट की। ठीक है, तो ये एक
ये जो जब ये पोएम लिखी गई है, तो ये जो समय है एक सर्दियों का टाइम है, ठीक है? आप लोगों को पता है बर्फ़ हमारे विंटर टाइम में ही होती है और पेड़ जो है पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके हुए हैं और कवि जो है इन पेड़ों के नीचे जो है वो चल रहा है, जो बर्फ़ से पूरी तरीके से उम, ढके हुए हैं और जिस पेड़ की बात हो रही है वो एक हैमलॉक का पेड़ है, जो कि अपने ज़हरीली प्रॉपर्टी या ज़हरीले गुणों के कारण जाना गया है। तभी उस पेड़ पर एक कौवा या क्रो आता है, जिसकी हलचल के कारण कुछ स्नोफ्लेक्स या कुछ बर्फ जो है वो नीचे ट्रीज से नीचे गिरने लगती है। तो जिस कारण जो कवि है, जब वो हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, तो उसके ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े जो है वो गिर जाते हैं और उन स्नोफ्लेक्स का जो इतने हल्के थे वो कि ऐसा लग रहा था जैसे ये जो स्नो है, व्हाइट स्नो है, एक डस्ट की तरह दिखता था। इस तरीके से क्रो का आना, बर्फ का नीचे गिरना, हालांकि ये एक आम घटनाएं जैसी ही प्रतीत होती है, लेकिन कवि पर ये जो बारीक बर्फ के टुकड़े थे, उन्होंने उन पर उसका जबरदस्त असर छोड़ा। पहले जो कवि थे वो बहुत ही सैड थे, बहुत ही उदास, बहुत ही नाराज थे, लेकिन ये जो नेचर ने एक साधारण सी सुंदर सी घटना की, जिससे उनके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बर्फ का उन पर गिरना उनके जो मनोदशा बोल सकते हैं या उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल गई। उनका जो दिल है वो खुशी से भर गया। ये जब घटना होने से पहले उनका जो समय था वो अच्छा नहीं चल रहा था और उन्होंने ये ठान लिया था कि पूरा दिन जी ही जो है वो बेकार हो जाएगा। लेकिन जब उनके ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े गिरते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पूरा दिन जो है वो बर्बाद नहीं हुआ है। कम से कम दिन का ये हिस्सा, जब वो बर्फ के टुकड़ों जो उनके ऊपर गिर रहे हैं, स्नोफ्लेक्स जो उनके ऊपर गिर रहे हैं, उनके बाकी टाइम को उन्होंने खराब होने से बचा लिया। ठीक है? उन्हें लग रहा था कि अगर ये स्नोफ्लेक्स या बर्फ उनके ऊपर ना गिरा होता, तो उन्हें पूरा दिन जो है अपने पूरे दिन को बर्बाद करने का एक पछतावा होता। ठीक है? लेकिन ये एक उनके लिए, हालांकि नेचर की एक सिंपल सी घटना थी ये, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था। तो ये था इस चैप्टर का वैल्यू पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो की फुल समरी के बारे में। अभी तक हमने बहुत डिटेल से इस पोएम को समझ लिया है और हम आज इस की समरी के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक नेचर से संबंधित एक बहुत ही प्यारी पोएम है। ठीक है? और ये जो पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। हमने सिंबॉलिक का मतलब भी देख लिया है कि किन चीज़ों को हम सिंबॉलिक पोएम या सिंबॉलिक घटनाएं कह सकते हैं। अब कवि जो है एक पेड़ के नीचे, जिसका नाम हैमलॉक है, उसके नीचे खड़ा था, जो कि अपनी पॉइजनस प्रॉपर्टीज के कारण उसका नाम ये हैमलॉक रखा गया था। तभी वहां पर जो है उस पेड़ के नीचे वो खड़ा बहुत उदास मूड में था और वह ये सोच रहा था कि उसका जो दिन है वो खराब हो चुका है और वो ऐसा बहुत टाइम से सोच रहा था। वो घर से ही उदास मूड से निकला था, तो जिस कारण वो चलते चलते बर्फ में उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एक क्रो आता है और एक टहनी पर आके बैठ जाता है। और ये जो पेड़ है, यहाँ पर जितने भी पेड़ थे वो पूरे एकदम बर्फ से लदे हुए थे। इनकी टहनियां कुछ इस तरीके से बर्फ से लदी थी। तो जैसे ही इस पे एक क्रो आता है, तो उसके हरकतों के कारण, उसके जैसे वो झटके से बैठता है, तो बर्फ की कुछ धूल जो है वो नीचे खड़े लेखक ये कवि के ऊपर गिरती है। ये एक प्रकृति की एक छोटी सी और एक आम घटना थी, लेकिन कवि का जो मूड था इस आम घटना ने
बहुत चेंज कर दिया, उसकी मानसिक दिशा में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गई। और जिस कारण उसका जो बाकी का दिन था वो इस घटना ने खराब होने से बचा लिया। और वो भी जो है अब आगे का जो काम है वो करने के लिए प्रेरित हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो आया था वो उदास मूड में, लेकिन अब वापस वो अपने घर जा रहा है एक हैप्पी मूड में। प्रकृति की इस छोटी सी घटना ने, एक आम सी घटना ने उसके मन पर गहरा असर छोड़ा, जिस कारण वो आगे नया करने के लिए उसके शरीर में एक एनर्जी आ गई। अब वो और अच्छे से अपनी कविताओं को जो है वो लिख सकता था। तो अब हम बात करेंगे डस्ट ऑफ स्नो की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की, और हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, और अभी हम इसकी सिर्फ 4 लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन भी जानेंगे और इसकी एक डिटेल समरी भी साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, तो कविता की इन पंक्तियों में कवि एक विंटर जो डे है, शीतकालीन जिसको बोलते हैं, उन दिनों का वर्णन कर रहे हैं, उन दिनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से वो बर्फ से घिरे रास्तों में पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं, और वो जो पेड़ है पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं। तो ऐसे ही पेड़ों के नीचे से चलते हुए कवि एक ऐसे पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और उसको पेड़ को देखते हैं, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि वो जो पेड़ है वो एक हैमलॉक का ट्री है, जिसकी जो गंध है वो एक यूरोपीय प्लांट की तरह उसको लग रही है, जिसको कि हैमलॉक नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर हैमलॉक नाम से एक जहर बनाया जाता है, और उसी जहर के नाम पर इस पेड़ का जो है वो नाम रखा गया है। तो सीधी सी बात है, ये जो पेड़ है एक पॉजिटिव एनर्जी तो देने वाला नहीं है, अर्थात या कह सकते हैं ये पॉजिटिव एक नकारात्मक एनर्जी वाला पेड़ माना जा रहा था, क्योंकि इससे जहर बन रहा है। और इन्हीं सब बातों के बीच में कवि जो है इस पेड़ को बड़े ध्यान से देख रहा था, तो तभी क्या होता है, एक क्रो इस पेड़ के नीचे से अचानक से निकलता है, और उसकी हलचल के कारण ये जो बर्फ से लदा हुआ पेड़ था उसकी बूंदे जो है, उसकी डस्ट जो है, उसके कण जो है वो लेखक के ऊपर गिरने लगते हैं, और जिसकी तुलना जो है वो डस्ट से करता है। ये जो कण धूल गिर रही है यानी बर्फ गिर रहा है वो इतने छोटे और इतने महीन और इतने हल्के हैं कि लेखक यानी कवि जो इसकी तुलना है वो किससे कर रहा है, धूल से कर। और ये हवा में जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो किसी डस्ट यानी धूल के कण की तरह दिखाई दे रहे हैं, और जिस घटना ने लेखक के दिल में एक खास जगह बना दी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 4 लाइन की। तो इन पंक्तियों में कवि हमको बताता है, हमें बताता है कि किस तरह जब ये बर्फ उसके ऊपर गिर रही थी, किस तरीके से उसके मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, किस तरीके से इस बर्फबारी ने उसके मूड को चेंज कर दिया। वो दिन वो एक सुस्त या बोल सकते बहुत ही निराशाजनक उसकी मनोदशा थी उस दिन, लेकिन अचानक बर्फबारी गिरने से उसका उसके दिल में जो, उसके मन में जो, उसके दिमाग में जो बदलाव आए उसने उसको चकित कर दिया, हैरान कर दिया। अब जो उसके मन में उदासी थी उसकी जगह अब एक उत्सुकता ने ले ली थी। ठीक है, किसी एक हैप्पीनेस बोल सकते हैं। इसके अलावा बर्फ का जो उसके ऊपर बर्फ गिर रहा था, ठीक है, उसका भी असर जो है पॉजिटिव असर कवि के ऊपर पड़ा। वो कहता है कि मैं मान चुका था कि ये दिन जो है वो खराब ही है, मतलब मैं इस दिन से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। लेखक ने, कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस दिन को मतलब समझ लिया था कि ये बर्बादी है समझो, लेकिन वो जो बर्फ की धूल उसके कंधों पर आके गिरी, उन्होंने इसके मन को बदल दिया। इस घटना ने, ये प्रकृति की एक साधारण सी घटना ने
इस लेखक को यानी कवि को महसूस करवाया कि उसका पूरा दिन खराब नहीं हुआ है। कम से कम ये टाइम जब उसके ऊपर ये बर्फबारी हो रही है, ये दिन का ये जो हिस्सा है बहुत ही सुखद घटना थी। लेखक ने इस घटना का एक अनुभव किया और उसको अपनी मेमोरी के रूप में सेव कर लिया कि अगर वो आगे कभी कविताएं लिखेगा तो इस घटना का जो जिक्र है वो अपनी कविताओं के माध्यम से जरूर करेगा। और अब उसको ये पछतावा नहीं होगा कि उसका पूरा दिन जो है वो खराब हो गया है। तो ये थी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पोएम।